जय हिंद दोस्तों। लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव। दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है। और दोस्तों, अब मेरे द्वारा आप लोगों को मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ाया जा रहा है। और प्रेजेंट टाइम में जो चैप्टर चल रहा है दोस्तों, वो है मुगल साम्राज्य। अभी हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि मुगल साम्राज्य के द्वारा 1526 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक शासन किया गया था। तो दोस्तों, कल और परसों 2 दिन में मेरे द्वारा आप लोगों को बाबर के बारे में पढ़ाया गया, और आज हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में, जो कि बाबर का पुत्र हुआ करता था। आज हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में, जो कि बाबर का पुत्र हुआ करता था। और दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के बारे में। तो एक प्रश्न और पूछता है कि हुमायूं का पूरा नाम क्या है। तो आप लिखेंगे हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं हुआ करता है, और इसके द्वारा 1530 ईस्वी से लेकर के 1556 ईस्वी तक शासन किया गया था। हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं हुआ करता है। दोस्तों, नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के द्वारा 1530 ईस्वी से लेकर के 1556 ईस्वी तक शासन किया गया था। अब थोड़ा सा देखेंगे संक्षिप्त परिचय हुमायूं के बारे में। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि हुमायूं बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व का मालिक हुआ करता, उदारवादी विचारधारा का था, यानी बहुत ही अच्छा व्यक्ति हुआ करता था। और दोस्तों, इसके चलते इसको आगे चल करके यानी साम्राज्य को अपने ये 4 भाइयों में बांट दिया था। बाबर अपने मरने से पहले हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन जब हुमायूं शासक बनता है उस समय अपने साम्राज्य को अपने और तीनों भाइयों के बीच में बांट देता था। ये इसका उदारवादी विचारधारा था, जिसके कारण अपने भाइयों में अपने साम्राज्य को बांट दिया था। ऐसे कोई शासक जल्दी करता नहीं है। और एक बात और बताऊं, हुमायूं अपने समय में बहुत ही संघर्ष किया। सबसे पहले शासक बना, उसके बाद बीच में एक ऐसा समय आया कि उसे अपने साम्राज्य को यानी राजपाट को छोड़ के भागना पड़ा। लेकिन लगभग 10 साल के बाद फिर कमबैक करता है और फिर हुमायूं शासक बनता है। इसके बीच में शेर शाह सूरी बीच में आ जाता है और शासक बन जाता है। इस प्रकार हुमायूं शासक बनता है और बीच में दोस्तों अपने साम्राज्य से हाथ धो बैठता है। उसके बाद शेर शाह सूरी आता है और फिर हुमायूं कमबैक करता है और फिर शासक बनता है। इतिहास में इस प्रकार के उदाहरण आपको नहीं मिलेंगे कि एक शासक अपने पूरे साम्राज्य को हार जाता है, लेकिन बाद में फिर वो साम्राज्य उसके हाथ में आ जाता है, यानी शासक बन जाता है। तो दोस्तों, आइए अब हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। पिता का नाम था बाबर, माता का नाम था माहम बेगम। तो ध्यान दीजिएगा, हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ। पिता का नाम बाबर और माता का माहम बेगम हुआ करता था। हुमायूं 29 दिसंबर 1530 को आगरा में मुगल साम्राज्य का बादशाह बना था। हुमायूं 29 दिसंबर 1530 में आगरा में, ध्यान देंगे आगरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मुगल साम्राज्य का बादशाह बना। और इससे पहले हुमायूं बदख्शा का सूबेदार बना था। ध्यान दीजिएगा, मुगल साम्राज्य का बादशाह बनने से पहले हुमायूं बदख्शा का सूबेदार था। और दोस्तों, इसे उसके पिताजी ने पद दिया था, यानी सूबेदार कौन बनाया था? उसके पिताजी बनाया था। और बाबर ने अपने मृत्यु से पहले ही हुमायूं को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ। हुमायूं के पिता का नाम था बाबर और माता का नाम था माहम बेगम। हुमायूं 29 दिसंबर 1530 को आगरा में मुगल साम्राज्य का बादशाह बना। इससे पहले वह बदख्शा का सूबेदार हुआ करता था। बाबर ने अपने मृत्यु से पहले ही हुमायूं को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। आगे देखें दोस्तों, लिखा हुआ बाबर के 4 बेटे थे। ध्यान देंगे, बाबर के 4 बेटे हुआ करते थे और उसमें एक हुमायूं भी था। और हुमायूं तैमूर परंपरा के अनुसार अपने साम्राज्य का विभाजन अपने और तीनों भाइयों में कर दिया था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हुमायूं बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व का मालिक था और दोस्तों, और बहुत ही उदारवादी विचारधारा का व्यक्ति
हुआ करता था। इस प्रकार दोस्तों हुमायूं जब शासक बना तो अपने सारे साम्राज्य को अपने और तीनों भाइयों में बांट दिया था। जैसे हुमायूं खुद अपने दिल्ली और आगरा को ले लिया, जो कामरान भाई था उसको काबुल और कंधार और पंजाब दे दिया, जो अस्करी भाई था उसको संभल दिया और एक भाई था हिंदाल उसको अलवर का राज्य दे दिया। और हुमायूं की एक बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। तो दोस्तों हुमायूं दिल्ली और आगरा को ले लिया, कामरान को काबुल कंधार और पंजाब दे दिया, अस्करी को संभल दे दिया और हिंदाल को अलवर दे दिया। और दोस्तों इस प्रकार एक बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। देखेंगे दीन पनाह नामक एक नगर की स्थापना हुमायूं द्वारा किया गया था। और दोस्तों दीन पनाह नगर में ही एक पुस्तकालय हुआ करता था और उसी पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो ध्यान दीजिएगा, दीन पनाह नामक नगर की स्थापना हुमायूं के द्वारा किया गया, पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई। यानी कि जो दीन पनाह नामक नगर था उसमें एक पुस्तकालय हुआ करता था और उसी पुस्तकालय से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों हुमायूं ज्योतिष में बहुत ही विश्वास रखता था और इस प्रकार वह 7 दिन में 7 रंग के कपड़ा पहनता था और हुमायूं अफीम का भी शौकीन था। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि हुमायूं तैमूर परंपरा के अनुसार अपने साम्राज्य का विभाजन अपने भाइयों में कर दिया। हुमायूं खुद दिल्ली और आगरा को ले लिया, कामरान को काबुल कंधार और पंजाब दे दिया, अस्करी को संभल दिया और दोस्तों हिंदाल को अलवर दे दिया। उसकी एक बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। दीन पनाह नगर की स्थापना हुमायूं के द्वारा किया गया था और दीन पनाह नगर में ही एक पुस्तकालय हुआ करता था और उसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों हुमायूं ज्योतिष विद्या में बहुत विश्वास रखता था और 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनता था और हुमायूं अफीम का बहुत बड़ा शौकीन भी हुआ करता था। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं के प्रमुख युद्ध के बारे में कि हुमायूं के द्वारा कौन कौन से प्रमुख युद्ध लड़े गए थे। तो ध्यान देंगे 1531 ईस्वी में कालिंजर का अभियान किया गया था हुमायूं के द्वारा। और जब हुमायूं के द्वारा 1531 ईस्वी में कालिंजर का अभियान किया जा रहा था उस समय वहां का शासक प्रताप रुद्र देव हुआ करता था। तो दोस्तों 1 महीने के घेरे के बाद जब किले को हुमायूं ने नहीं जीत पाया तो हुमायूं ने प्रताप रुद्र देव से संधि कर लिया था। ध्यान देंगे कालिंजा पर जो हुमायूं द्वारा अभियान किया गया और उस किले को हुमायूं ने 1 महीने तक घेर के रखा। लेकिन 1 महीने तक घेर रखने के बाद भी जब हुमायूं वहां पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया तो उसने प्रताप रुद्रदेव के साथ संधि कर लिया। आप देखेंगे ये है दोस्तों मध्य प्रदेश में कालिंजर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। और दोस्तों ये है कालिंजर किला, इसी को हुमायूं ने 1 महीने तक घेरा रहा लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। और बाद में दोस्तों हुमायूं ने प्रताप रुद्र के साथ संधि कर लिया था। फिर आगे आता है 1532 ईस्वी का दौरा का युद्ध या दोहरिया का युद्ध। तो ध्यान देंगे महमूद लोदी और हुमायूं के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। 1532 ईस्वी में दोस्तों दौरा या दोहरिया का युद्ध हुआ था जो कि महमूद लोदी जो कि अफगानी था और हुमायूं के बीच में हुआ था। और दोस्तों इसमें हुमायूं की विजय हुई थी। और उसके बाद 1532 ईस्वी में ही चुनार का प्रथम घेरा का युद्ध हुआ। और दोस्तों ये जो चुनार है किला ये शेर खां के अधीन हुआ करता था और चुनार उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसे पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और दोस्तों ये थल और जल मार्ग दोनों है। ध्यान देंगे यहाँ पर थल और जल दोनों मार्ग है। और हुमायूं बनाम अफगानी शासक शेर खां के बीच में युद्ध हुआ था लेकिन यहाँ पर विजय किसी को नहीं हुई और दोनों के बीच में संधि हो गई थी। तो दोस्तों ध्यान देंगे 1532 ईस्वी में चुनार का प्रथम घेरा का युद्ध होता है। और दोस्तों चुनार का जो ये किला होता है शेर खां के अधीन होता है। चुनार उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसे पूर्व भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर जल और थल दोनों मार्ग हुआ करते थे। और ये युद्ध हुमायूं और अफगानी शासक शेर खां के बीच में हुआ था। सफलता नहीं मिलने के बाद हुमायूं को इसने शेर खान के साथ संधि कर लिया था। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने 1531 के कालिंजर युद्ध के बारे में पढ़ा।
उसके बाद 1532 का जो दौरा युद्ध हुआ था उसके बारे में पढ़ा। फिर 1532 में ही जो चुनार का प्रथम घेराता युद्ध हुआ था, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे 1535 और 36 ईस्वी में बहादुर शाह के साथ हुमायूं का संघर्ष हुआ था उसके बारे में। तो दोस्तों ध्यान देंगे, 1535 और 1536 ईस्वी में बहादुर शाह के साथ हुमायूं का संघर्ष होता है। और दोस्तों बहादुर शाह गुजरात का उस समय शासक हुआ करता था और गुजरात और मालवा पर मुगल साम्राज्य का अधिकार हो जाता है। और दोस्तों हुमायूं ने अस्करी को यहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया। तो ध्यान देंगे, 1535 और 1536 ईस्वी में बहादुर शाह के साथ हुमायूं का संघर्ष होता है। और जिस समय संघर्ष हो रहा बहादुर शाह का और हुमायूं के बीच में, उस समय बहादुर शाह गुजरात का शासक हुआ करता था और यहाँ पर हुमायूं जीत जाता है। और दोस्तों गुजरात और मालवा जो स्थान है, वहाँ पर मुगल शासकों का अधिकार हो जाता है। और दोस्तों एक बात और ध्यान देंगे, हुमायूं गुजरात और मालवा को जीत करके अपने भाई अस्करी को वहां का सूबेदार बना देता है। और कुछ समय के बाद बहादुर शाह फिर अस्करी पर हमला करता है और अस्करी हार जाता है। और दोस्तों पुनः बहादुर शाह गुजरात को जीत लेता है। तो मैंने आपको बताया 1535 और 1536 ईस्वी में बहादुर शाह के साथ हुमायूं का संघर्ष हुआ। जिस समय संघर्ष हो रहा था, बहादुर शाह गुजरात का शासक हुआ करता था। और दोस्तों यहाँ पर हुमायूं जीत जाता है और गुजरात और मालवा को अपने अधिकार में ले लेता है। और हुमायूं जब गुजरात और मालवा को अपने अधिकार में ले लिया, तो हुमायूं अपने भाई अस्करी को यहाँ का सूबेदार बना दिया। लेकिन कुछ समय बाद ही फिर बहादुर शाह अस्करी के साथ संघर्ष करता है, युद्ध करता है और पुनः बहादुर शाह गुजरात को जीत लेता है और अस्करी हार जाता है। इसके बाद आता है चौसा का युद्ध। ध्यान देंगे, चौसा का युद्ध, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये युद्ध है। आप लोग इसको जरूर याद कर लेंगे। 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध हुआ था। और जब चौसा का युद्ध हो रहा था, उस समय वहां का शासक शेर खां हुआ करता था। और दोस्तों चौसा बिहार में पड़ता है। और कहाँ पड़ता है? बिहार में, और कर्मनाशा नदी के किनारे चौसा पड़ता है। तो दोस्तों हुमायूं और शेर खां के बीच में चौसा का युद्ध हुआ और यहाँ पर शेर खां जीत जाता है। और जो चौसा का युद्ध शेर खां जीत जाता है दोस्तों, उसके बाद शेर खां का नाम शेर शाह पड़ गया था। तो ध्यान देंगे, प्रश्न आता है कि शेर खां का नाम शेर शाह कब पड़ा था? आप उत्तर लिखेंगे, शेर खां का नाम शेर शाह चौसा का युद्ध जीतने के बाद पड़ा था। तो 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध होता है, जो कि वहां का शासक शेर खां हुआ करता था। और दोस्तों चौसा बिहार में पड़ता है, कर्मनाशा नदी के किनारे। और हुमायूं और शेर खां के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें शेर खां जीत गया। और इस युद्ध को जीतने के बाद शेर खां का नाम शेर शाह पड़ गया था। और ध्यान दीजिएगा, हुमायूं किसी भी तरह से अपनी जान बचा करके वहां से भाग निकला था। और जान किसने बचाया था? एक निजाम नाम का विस्ती हुआ करता था, इसके द्वारा हुमायूं की जान बचाई गई थी। दोस्तों जब युद्ध हो रहा था, तो चूंकि शेर खां वहीं का रहने वाला था और वहां की जो भौगोलिक स्थिति थी, शेर खां को उसके बारे में पता था। तो जब चौसा का युद्ध प्रारंभ हुआ, तो जितने भी सैनिक थे हुमायूं के, नदी में डूब के मर गए थे। और ये जो हुमायूं था, ये भी अपने घोड़े के साथ नदी में कूद गया था अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था निजाम। इसी निजाम ने हुमायूं की जान बचाई थी। और दोस्तों उसके बाद क्या करता हुमायूं? निजाम को एक दिन का सुल्तान बनाता है और निजाम के नाम से, यानी निजाम के सम्मान में चमड़े का सिक्का चलवाता है। और कब चलवाता है ये भी ध्यान देंगे। वो तो उस समय हार गया था और भाग गया था, लेकिन फिर हारने के बाद दोस्तों चौसा का युद्ध हारने के बाद हुमायूं तो भाग जाता है जान बचा करके, और निजाम उसकी जान बचाता है। लेकिन 10 से 15 साल बाद जब पुनः वापस आता है, तो हुमायूं क्या करता है? निजाम को एक दिन का सुल्तान बनाता है और निजाम के सम्मान में ही चमड़े का सिक्का चलवाता है। कौन? हुमायूं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि 26 जून 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। जिस समय चौसा का युद्ध प्रारंभ हुआ, उस समय वहां का शासक शेर खां हुआ करता था।
और ये चौसा बिहार में पड़ता है, कर्मनाशा नदी के किनारे। हुमायूं और शेर खां के बीच में युद्ध हुआ, इसमें शेर खां जीत जाता है। और जब शेर खां जीत गया दोस्तों, तो शेर खां को शेर शाह की उपाधि मिली और उसका नाम शेर शाह हो जाता है। हुमायूं की जान निजाम नामक एक भिक्षुक के द्वारा बचाया गया था। और दोस्तों, हुमायूं निजाम को एक दिन का सुल्तान बनाता है और निजाम के सम्मान में चमड़े का सिक्का चलवाता है। इसके बाद दोस्तों 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ। और जब कन्नौज का युद्ध हुआ तो वहां पर शेर शाह शासन कर रहा था। ध्यान देंगे दोस्तों, यह वही शेर शाह है जिसका नाम पहले शेर खां हुआ करता था। तो 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ। जब कन्नौज का युद्ध हो रहा था तो दोस्तों वहां का शासक शेर शाह था। और ये दोस्तों जो युद्ध हुआ, हुमायूं, हिंदाल और अस्कनी तीनों भाई एक साथ मिल करके शेर शाह से युद्ध लड़े थे। और दोस्तों उसके बाद भी हुमायूं हार जाता है और शेर शाह जीत जाता है, जो कि अफगान का रहने वाला था। तो 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था। और ये युद्ध शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। हुमायूं अपने तीनों भाइयों को साथ में लेकर लड़ा था, यानी हुमायूं, जिंदाल और अस्कनी ये तीनों भाई एक साथ मिलकर के शेर शाह से लड़े थे। लेकिन शेर शाह जीत जाता है और हुमायूं हार जाता है। और दोस्तों भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना शेर शाह के द्वारा किया गया। और मैंने आपको इसके पहले चैप्टर में पढ़ाया था कि पहला अफगान राज लोदी वंश का हुआ करता था, जिसकी स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर जब शेर शाह जीत जाता है तो दोस्तों यहाँ पर भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो मैंने आपको बताया 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुआ, यानी कि बिलग्राम का युद्ध हुआ। और जब कन्नौज का युद्ध हो रहा था तो वहां पर शेर शाह हुआ करता था। और ये युद्ध हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था। हुमायूं की तरफ से हुमायूं और उसका भाई हिंदाल और अस्कनी तीनों मिल करके लड़े। शेर शाह अकेले लड़ा, जो अफगानी शासक हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर शेर शाह जीत जाता है। और दोस्तों शेर शाह के द्वारा भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना कर दी जाती है। उसके बाद दोस्तों हुमायूं कई सालों तक गायब रहा, यानी कि यहाँ से लापता हो गया। और हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली की बेटी हमीना बानो से निकाह कर लिया था। ध्यान दीजिएगा, ये जो हिंदाल है ये हुमायूं का भाई है। 4 भाई हुआ करते थे। तो जो हिंदाल है ये हुमायूं का भाई हुआ करता था। तो हुमायूं क्या करता है, जब यहाँ से हार जाता है तो दोस्तों लापता हो जाता है, गायब हो जाता है और भटकता रहता है इधर उधर। लेकिन हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली की बेटी हमीना बानो से ये निकाह कर लेता है। और हमीदा बानो बेगम से 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राणा वीर साल के महल में अकबर नामक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और दोस्तों यही अकबर आगे चल करके अकबर महान के नाम से प्रसिद्ध होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हुमायूं हारने के बाद वहां से भाग निकलता है और गायब हो जाता है। ऐसे कह सकते हैं कि इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली की बेटी हमीदा बानो से निकाह कर लेता है। और हमीदा बानो से दोस्तों 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में राणा बीर साल के महल में अकबर नाम के एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और दोस्तों यही अकबर आगे चल करके अकबर महान के नाम से प्रसिद्ध होता है। इसके बाद दोस्तों आता है 1543 ईस्वी में यह ईरान चला जाता। ध्यान देंगे हुमायूं क्या करता है, 1543 ईस्वी में ईरान चला गया। और हुमायूं यहाँ का शासक तहमास्प के वहां शरण ले लिया था। और फिर तहमास्प की सहायता से 1545 ईस्वी में अपने भाइयों से मुकाबला किया और काबुल और कंधार को जीत लिया। ध्यान दीजिएगा, 1543 ईस्वी में हुमायूं ईरान चला गया। और हुमायूं वहां जा करके वहां पर एक शासक हुआ करते थे जिसका नाम था तहमास्प, वहां पर शरण ले लिया। और फिर तहमास्प की सहायता से 1545 ईस्वी में अपने भाइयों से काबुल और कंधार जीत लिया। चूंकि इसके भाई बहुत ही अयोग्य शासक हुआ करते थे और कठिन समय में, यानी कि जब परेशानी हुमायूं पर आई थी उस समय इसके भाइयों ने हुमायूं की सहायता नहीं किया। इसलिए 1545 ईस्वी में इसने अपने भाइयों से ही काबुल और कंधार को
जीत लिया था। उसके बाद दोस्तों 1540 से 1555 तक शेर शाह सूरी ने शासन किया था, ध्यान दीजिएगा। और शेर शाह सूरी के बाद फिर हुमायूँ कमबैक करता है और वहाँ का राजा बनता है। आगे देखेंगे 1540 से 1555 ईस्वी तक शेर शाह सूरी शासन करता है और दोस्तों फिर हुमायूँ कमबैक करता है और 1555 ईस्वी में मछीवाड़ा का युद्ध हुआ और इसमें अफगान शासक इब्राहिम सूर और हुमायूँ के बीच में युद्ध हुआ था, ध्यान देंगे। लगभग 10 से 15 साल के बाद फिर हुमायूँ कमबैक करता है और दोस्तों 1555 ईस्वी में मछीवाड़ा का युद्ध हुआ और इसमें अफगान शासक इब्राहिम सूर और हुमायूँ के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूँ जीत जाता है। तो दोस्तों प्रश्न आता है कि मछीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था और इसमें किसकी विजय हुई थी? उत्तर लिखेंगे 1555 में और इसमें हुमायूँ की विजय हो गई थी। फिर दोस्तों जून 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ, ध्यान देंगे। मई 1555 में मछीवाड़ा का युद्ध हो रहा है और जून 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध हुआ और दोस्तों इसमें सुल्तान सिकंदर सूरी जो कि अफगानी शासक हुआ करता था और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ और इसमें भी हुमायूं की ही विजय हो गई थी। तो जून 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध हुआ जिसमें सुल्तान सिकंदर सूरी था और हुमायूं था और इसमें दोस्तों हुमायूं की विजय हो जाती है और हुमायूं नामा की रचना इसकी बहन गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था। और दोस्तों ध्यान देंगे हुमायूं नामा की रचना इसकी बहन गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार हुमायूं संघर्ष करता रहा, पूरे साम्राज्य को हार गया, हारने के बाद वहां से भाग गया। फिर लगभग 15 साल के बाद यानी 15 साल तक वो भटकता रहा इधर उधर और उसके बाद फिर कमबैक करता है और फिर शासक बनता है। तो इसके बारे में यानी हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेनपुल ने कहा था, हुमायूं गिरते पड़ते जीवन से मुक्त हो गया और ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा। तो दोस्तों लेनपुल ने हुमायूं के बारे में लिखा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा। अब दोस्तों देखेंगे कि हुमायूं के द्वारा जो प्रमुख युद्ध लड़ा गया था उसका दोस्तों मेरे द्वारा एक चार्ट बना दिया गया है और चार्ट बनाने के पीछे कारण ये है कि जब आप लोग हुमायूं के बारे में ये चैप्टर पढ़ लेंगे और सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी यानी समझ लेंगे, तो जब भी आपको कहीं से हुमायूं का जो युद्ध हुआ था, जब भी युद्ध हुआ था, आपको कहीं भूल रहा हो तो आप इस चार्ट को देख लेंगे तो सारी बातें आपके सामने आ जाएंगी। तो आइए देखते हैं इस चार्ट के माध्यम से कि हुमायूं कब-कब युद्ध लड़ा था, किसके साथ युद्ध लड़ा था और उसका परिणाम क्या हुआ था। तो दोस्तों देखेंगे हुमायूं के द्वारा सबसे पहले जो युद्ध लड़ा गया था यानी प्रथम युद्ध वो था 1531 ईस्वी में कालिंजर का युद्ध हुआ करता था और दोस्तों इसमें प्रताप रुद्रदेव एवं हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ था और इस कालिंजर के युद्ध में कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो दोनों के बीच में यानी कि प्रताप रुद्रदेव एवं हुमायूं के बीच में संधि कर ली गई थी। उसके बाद आता है 1532 का युद्ध और दोस्तों 1532 का युद्ध हुआ था वो दौरा या दोराहा का युद्ध हुआ था और ये युद्ध महमूद लोदी एवं हुमायूं के बीच में लड़ा गया था और दोस्तों इसमें हुमायूं की विजय हो जाती है। उसके बाद 1532 ईस्वी में ही चुनार का युद्ध हुआ था और दोस्तों जो ये चुनार का युद्ध था वो शेर खां एवं हुमायूं के बीच में हुआ था और इसमें भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो शेर खां एवं हुमायूं के बीच में संधि कर ली गई थी। उसके बाद 1539 का युद्ध होता है जो कि चौसा का युद्ध था और दोस्तों इसमें शेर खां एवं हुमायूं के बीच में युद्ध लड़ा गया था और दोस्तों इसमें हुमायूं पराजित हो जाता है एवं शेर खां जीत जाता है। फिर 1539 ईस्वी के बाद 1540 का युद्ध हुआ और दोस्तों जो कि कन्नौज का युद्ध हुआ करता था और इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। तो दोस्तों कन्नौज के युद्ध में शेर शाह एवं हुमायूं के बीच में युद्ध लड़ा गया और इसमें हुमायूं की पराजय होती है एवं शेर शाह जीत जाता है। यहाँ आप लोग ध्यान देंगे 1539 यानी कि चौसा का युद्ध, तो 1539 में जो चौसा का युद्ध हुआ था ये शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुआ दोस्तों और इसमें शेर खां जीत जाता है
और जब चौसा युद्ध में शेर खां जीत जाता है, तो उसको एक उपाधि मिली जिसे शेरशाह कहा जाता है। तो दोस्तों चौसा युद्ध को जीतने के बाद चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर खां को शेरशाह कहा जाने लगा और उसके बाद 1540 ईस्वी में फिर कन्नौज का युद्ध होता है, जो कि शेरशाह और हुमायूं के बीच में होता है और इसमें भी हुमायूं पराजित हो जाता है और शेरशाह जीत जाता है। कहने का मतलब ये है 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ, शेर खां एवं हुमायूं के बीच में हुमायूं की पराजय होती है, शेर खां जीत जाता है। पुनः 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध होता है, यानी कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है और इसमें शेरशाह और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ। इसमें भी शेरशाह जीत जाता है और हुमायूं पराजित हो जाता है। इसके बाद दोस्तों 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ और इसमें इब्राहिम सूर एवं हुमायूं के बीच में युद्ध लड़ा गया और दोस्तों इसमें हुमायूं की विजय हो जाती है। ध्यान देंगे, हुमायूं की विजय हो जाती है और इब्राहिम सूर हार जाता है। फिर 1555 ईस्वी में ही सरहिंद का युद्ध हुआ और दोस्तों सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूर एवं हुमायूं के बीच बीच में युद्ध लड़ा गया और इसमें भी हुमायूं की विजय हो जाती है और सिकंदर सूर की हार हो जाती है। तो ध्यान देंगे 1555 ईस्वी में दो युद्ध हो रहा है, मच्छीवाड़ा का युद्ध इब्राहिम सूर एवं हुमायूं के बीच में, हुमायूं जीत जाता है। फिर 1555 ईस्वी में ही सरहिंद का युद्ध होता है और दोस्तों सरहिंद का युद्ध सिकंदर सूर एवं हुमायूं के बीच में होता है और यहाँ पर भी दोस्तों हुमायूं जीत जाता है और सिकंदर सूर हार जाता है। और दोस्तों अंत में 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होती कैसे है? एक दीन पनाह भवन हुआ करता था और दीन पनाह भवन में दोस्तों एक पुस्तकालय हुआ करता था और इसी पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों दिल्ली में हुमायूं को दफनाया गया और किसने दफनाया? हाजी बेगम के द्वारा दफनाया गया। तो दोस्तों 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन में एक पुस्तकालय हुआ करता था और दोस्तों उसी पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हो गई थी और इसे दिल्ली में दफन किया गया, जो कि हाजी बेगम के द्वारा दफनाया गया था। तो दोस्तों आज का चैप्टर हुमायूं का यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन ध्यान देंगे इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के बारे में और शेरशाह सूरी के बाद पुनः हुमायूं कम बैक करता है और थोड़ी-सी बातें बच जाएँगी, तो इसके बाद हम लोग शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हुमायूं को पढ़ कर के पूरा चैप्टर हुमायूं का समाप्त कर लेंगे। लेकिन आइए अब हम देखते हैं कि आज के चैप्टर में कौन-कौन से प्रश्न उत्तर बनते हैं, इसे हम लोग अगले चैप्टर में यानी कल के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।